अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स और अरिथमेटिक इनपुट्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। और आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी और उसमें हम मैथ ऑपरेशंस की मतलब प्रैक्टिस करेंगे कि हम इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं प्रोग्राम में। तो इससे पहले कि हम पहले मैथ ऑपरेशंस की तरफ जाएं, हम पहले देखते हैं कि यूज़र से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। इधर हम एक नई फाइल बनाते हैं, मैथ डैश ऑपरेशंस डॉट सी, और इधर मैं बॉयलर प्लेट कोड लिखता हूँ। गलत ब्रैकेट डाल दी, रिटर्न 0। ठीक है, तो हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड रेडी है। और अगर मैं इस फाइल को रन करूँ तो सही से रन हो जाएगी, क्योंकि लेकिन इसमें हमने कुछ किया नहीं था तो कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो हम देखते हैं पहले हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इनपुट लेना यूज़र से, उसके लिए हमारे पास stdio.h में फंक्शन मिलता है हमें। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, और इसको हम दे देते हैं नाम आई का। और उसके बाद हमें जो फंक्शन इनपुट लेने के लिए मिलता है वो उसका नाम है स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब यूज़र की इनपुट स्कैन कर लेता है बस ये टर्मिनल से। तो यहाँ पे हम परसेंटेज डी देंगे इसको, कि ये जैसे पिछले हमने प्रिंट करवाते हुए यहाँ पे परसेंटेज डी दिया था, लेकिन और यहाँ पे हम आगे फिर वेरिएबल का नाम देंगे। लेकिन एक फ़र्क बस ये होगा कि यहाँ पे जब हम नाम लिखेंगे वेरिएबल का, तो उसके साथ हमें एक एंड का सिंबल लगाना पड़ेगा उससे पहले। एंड का सिंबल का मतलब एक ना पॉइंटर होता है। तो एंड आई का मतलब ये होता है कि जो इसमें वैल्यू होगी ना, ये एंड का जो कीवर्ड है ये इशारा करवा रहा है कि इस वैल्यू को जो यहाँ पे यूजर टाइप करेगा उसको आई वेरिएबल की मेमोरी की जगह पे रख दो। मतलब जो आई की वैल्यू मेमोरी है ना हमारे पास अवेलेबल कंप्यूटर में, उसकी जगह पे जो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे वो लिख दो। तो अच्छा, मैं इसके साथ ना, ताकि हम देख भी सकें कुछ के क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी डाल के ना आई की वैल्यू को प्रिंट भी करवा देता हूँ। इसके यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू यू एंटर्ड इज। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा टर्मिनल ना रुका हुआ है, कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पे ना कोई वैल्यू एंटर करूँ। तो मैं यहाँ पे 25 डालता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये इसने मेरी वैल्यू रीड कर ली 25, और यहाँ पे इसने फिर मतलब प्रिंट करवा दिया कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज 25। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से शो करवाने के लिए हम यहाँ पे पहले भी एक इससे पहले प्रिंट एफ डाल देते हैं कि एंटर ए वैल्यू, और इधर एरो डाल देते हैं और एक स्पेस डाल देते हैं बीच में। तो अब इसको रन करते हैं तो वो कह रहा है एंटर अ वैल्यू। तो यहाँ पे मैं अब अगर 25 डालता हूँ तो बस वो वैल्यू यू एंटर्ड इज 25। ठीक हो गया। तो इस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की इनपुट लेने के लिए वही मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर सी डालना पड़ता है, फ्लोट के लिए एफ डालना पड़ता है, नॉ इंटीजर के लिए डी डालना पड़ता है यहाँ पे। तो ये प्रीटी सिंपल है कि इनपुट यूज़र से कैसे लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम मैथ ऑपरेशंस की तरफ आते हैं और ओहम लॉ को कैलकुलेट करते हैं। ओहम लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर। मेरे से पूछना मत कि ये वेरिएबल इनके नाम क्या होते हैं, ये आई और आर के और वी के, मुझे नहीं पता। तो मैं बस यहाँ पे फॉर्मूला हम प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये इक्वेशंस बस यहाँ पे कुछ लिखी हैं। अच्छा, तो हमारे पास है v इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं आई का। आप यहाँ पे कैपिटल आई भी दे सकते हो, लेकिन यूजुअली मतलब अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप स्मॉल केस में ही रखो वेरिएबल का नाम को। तो आई हम रख लेते हैं, इसको दे देते हैं 25 पॉइंट, ये दे देते हैं। और आई है और मल्टीप्लाई बाय आर है। आर को हम दे देते हैं 65 पॉइंट, ये वैल्यू दे देते हैं। और फिर हम लिखते हैं फ्लोट v इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर। और हम
प्रिंट एफ यहाँ पे करवा देते हैं परसेंटेज एफ के साथ v को, ओहम लॉ वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पहला इक्वेशन होगी यहाँ पे ओहम लॉ की। इसको यहाँ पे एक कमेंट भी दे देते हैं ओहम लॉ के नाम से। इसके बाद हम अगले इक्वेशन की तरफ जाते हैं जो कि प्रेशर का फॉर्मूला है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं फोर्स फोर्स को पूरा लिख लेते हैं इस दफ़ा। फोर्स को हम दे देते हैं 35 और फिर हमने करना है एरिया। एरिया को दे देते हैं 86.0007 और उसके बाद हम बस क्या करना है, हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर प्रिंट एफ प्रेशर इज परसेंटेज डी परसेंटेज एफ सॉरी, और यहाँ पे प्रेशर बस लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बस टैब प्रेस करा था तो उसने वो आगे ले गया। इस अगर आप VS कोड यूज़ करें ना मेरी तरह, तो आप यहाँ पे एक अच्छी सी एक्सटेंशन है टैब आउट, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक्सटेंशन ना बड़ी आपको मतलब हेल्प करती है कि आपको ना अपनी कीज़ को, अपने हाथ को एरो कीज से मतलब कि उसको कर्सर को मूव नहीं करना पड़ता। तो मैं इसके अंदर हूँ ना, तो मैं टैब दबाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं स्किप कर जाऊंगा बेसिकली। इधर मैं टैब प्रेस करूँ तो नॉर्मली जैसे बिहेव करता है। अगर मैं इस कोट्स के अंदर हूँ और मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मैं कोटेशन मार्क से बाहर आ जाता हूँ। तो ये बड़ी एक यूज़फुल एक्सटेंशन है जो मैं हमेशा अपने VS कोड में इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं की थी मैंने। प्रेशर फॉर्मूला। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एसेलरेशन का फॉर्मूला। एसेलरेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा इससे मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स है। तो एसेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T है। तो हम यहाँ पे एसेलरेशन फॉर्मूला, और हम यहाँ पे बजाय इसके कि हम खुद मतलब वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोड करें जैसे हमने इनकी की हुई है, उसकी बजाय हम यहाँ पे यूज़र से ना इनपुट लेते हैं कि यूज़र एंटर करे वैल्यूज़ इसकी V की, U की, T की, ताकि फिर हम एसेलरेशन कैलकुलेट कर सकें। तो हम यहाँ पे पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं V फ्लोट, U फ्लोट, T, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे दे देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ V, और यहाँ पे इक्वल टू डाल के हम छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद करते हैं स्कैन एफ और यहाँ पे दे देते हैं \n डाल के, हम \n से पहले बल्कि परसेंटेज f डालेंगे और फिर यहाँ पे एम्परसेंड और V लिख देंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वीडियो को मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके ना या स्किप करके वीडियो में बस लिख लूँगा इन तीनों वैल्यूज़ के लिए यही सेम चीज़ें, लेकिन आपने इनको मैन्युअली हाथ से खुद लिखना है। अच्छा, तो मैंने अब इन तीनों के लिए ये स्कैन ऑफ और प्रिंट एफ लिख लिया। इसके बाद अब हमने बस कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट a इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T। तो हमने ये फार्मूला लिख लिया अपना V माइनस U डिवाइडेड बाई T। लेकिन अगर आपको पिछली वीडियो आपने देखी है और तो आपको मतलब याद होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है ना, सबसे पहले मल्टीविजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता होता है कंप्यूटर, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म करता होता है। तो अब यहाँ पे हमारे साथ फिर वही केस होगा कि u को पहले ही डिवाइड कर देगा t से और फिर v को जो इनका आंसर निकलेगा उससे उस वो v में से माइनस कर देगा।
तो इससे हमारे पास ना गलत आंसर निकलेगा, क्योंकि इससे डिवीजन पहले होने से वैल्यू गलत निकल जाएगी। तो इसको हम प्रेसिडेंस सेट करने के लिए ना यहाँ पे इसके इर्द पैरेंथेसिस लगा देंगे, ताकि ये अंदर v माइनस यू पहले हो और फिर v माइनस यू का जो रिजल्ट हो उसको वो t से डिवाइड करे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का। फिर हम इसको सिंपली प्रिंट एफ करके एक्सेलरेशन इज दो दफा इज लिखते हैं ऐसे ही, परसेंटेज एफ डालेंगे और यहाँ पे फिर ए लिख के, और ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इससे पहले कि हम आखिरी अपना अगला फॉर्मूला लिखें जो कि काइनेटिक एनर्जी का है, तो हम ना पहले देख लेते हैं कि ये सही चल भी रहा है कि नहीं। तो इसको अब रन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो एरर हमारे पास ना इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले भी v को मतलब डिक्लेयर किया हुआ यहाँ पे, और फिर उसके बाद भी हमने v को मतलब दोबारा डिक्लेयर कर दिया। तो आप एक ही नाम का वेरिएबल ना एक ही दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसको हम कर देते हैं इसको कर देते हैं v1। एक्चुअली इसको बस वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी एंटर वेलोसिटी। अच्छा, अब इधर भी वेलोसिटी करना होगा हमें। अच्छा, अब रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई एरर आता है। नहीं आया। तो एरर तो नहीं आया, लेकिन उसने वो सारी चीज़ें ना एक ही लाइन में प्रिंट करवा दी हैं। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। पहले बैक स्लैश एन डाला इधर और इधर, अब ये सही से चलेगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये ओम लॉ कैलकुलेट हो गया, प्रेशर कैलकुलेट हो गया। अब हमने वैल्यू डालनी है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम डालते हैं 23। अब हमने ये वैल्यू एंटर की तो प्रोग्राम तकरीबन रुक गया। वैसे हम देखते हैं दोबारा वैल्यू ऐड करके। तो अब ये मेरे से u की वैल्यू पूछ रहा है, इसको दे देते हैं 42। अब ये मेरे से t की वैल्यू पूछ रहा है, उसको ये दे देते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि वेलोसिटी हमें मतलब वैल्यू डालने के बाद उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद वो अगली लाइन ले जाता है बजाय एग्जीक्यूशन फ्लो को कंटिन्यू करने के। तो उसकी प्रॉब्लम की वजह ये है कि हम यहाँ पे जो बैक स्लैश एन डाल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है हमारे पास। तो इसको हटा के अगर हम रन करें ना प्रोग्राम अपना, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करता हूँ 23, 45 और 28। तो अब हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। अच्छा, तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ। वो है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है E इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसको राइट करने का तरीका आप ये भी दोबारा कर सकते हो कि मतलब बार बार वैल्यू रीड करके ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए ताकि मैं ट्यूटोरियल जल्दी से फिनिश कर सकूं और बार बार मुझे एक ही चीज़ ना लिखनी पड़े, तो मैं इसलिए जल्दी से ना मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसके लिए फ्लोट v इज इक्वल टू 234,152 फ्लोट। उसके बाद m इज इक्वल टू 23 कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है 1/2 मल्टीप्लाई बाय mv²। तो इसको राइट करने के लिए आपको सही से प्रेसिडेंस के बारे में मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारे पास v² है वो हो सॉल्व, फिर v² को m से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर m का जो रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लाई किया जाए 1/2 से। तो इसको हम लिखते हैं फ्लोट एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और हम इस सारी इक्वेशन को रैप करते हैं एक पैरेंथेसिस के अंदर, और इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक और अंदर पैरेंथेसिस के साथ, ताकि हम अब इसके अंदर अब हम ये दो चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है mv²। तो अब इसमें हमने करना है m मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने इसके बाद करना है v² को सॉल्व यहाँ पे। तो v² दो दफ़ा v ही होता है बेसिकली, तो
तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर सोल्यूशन होगा। और अब अगर आप मतलब इसमें फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे हो तो आप सेव करोगे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद वो एक ब्रैकेट को हटा दे यहाँ से। तो अगर हम इसके साथ इसके बगैर भी करें तो फिर भी ये मतलब सही होगा। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द हमें ब्रैकेट डाल देनी चाहिए जस्ट टू बी सेफ। देखें, अगर आपको मतलब प्रॉपर से प्रेसिडेंस समझ नहीं भी आ रही तो जस्ट टू बी सेफ आप फिर भी ब्रैकेट्स मतलब डाल दिया करो। ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा डालने से आपके प्रोग्राम को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस कम नहीं होगी, लेकिन आपकी जो प्रोग्राम की कम से कम सेफ्टी है वो आपकी अच्छी होगी। और वक्त के साथ साथ आप ये चीज़ें लिखने में अच्छे हो जाओगे और आपको फिर मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगा कि किस तरह आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, तो फिर अब मैं बस आखिरी यहाँ पे प्रिंट एफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पता नहीं क्यों मैं बार बार इज लिखे जाता हूँ, तो यहाँ पे हम बस एनर्जी लिख देंगे और ये हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने v यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे इसको vel कर देते हैं और यहाँ पे इसको मैस कर देते हैं। इसको यहाँ पे मैस करना है, इसको दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे vel कर देते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम रन करेगा सही से। इसको फिर अभी के लिए हमें वैल्यू देनी होगी कोई भी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 आई है। तो ऐसी चीज़ों को डिबग करने का ना सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ना इसको छोटी छोटी इक्वेशन में सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ ऐसी हो रही है यहाँ पे हमारे पास जो इस सारी इक्वेशन को मतलब 0 0 कर देती है। इसको अभी यहाँ पे तो मतलब ये सही हो रहा है। मैं ना यहाँ पे यार इस सारे को कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ना वैल्यूज ना एंटर करनी पड़े। अच्छा, तो ये भी सही हो रहा है। अब इसको हो जाने के बाद हमने करना है फिर मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई। तो अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को अभी भी सही चल रही है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो अब हम देखते हैं असल मसला हमारे पास आ रहा है इस 1/2 में। अब ये हमारे पास सारा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटीजर की मैथ में ना 1/2 0 होता है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर 0.5 नहीं होता बाद में। तो इस वजह से वो जो 1/2 का रिजल्ट 0.5 बनता होता है ना, वो उसको भी सिर्फ 0 ही कंसिडर करता है। तो यहाँ पे पूरे हमारे इसका रिजल्ट मतलब इसलिए 0 आ रहा है। तो इसको हम कमेंट इसको जो कमेंट किया हुआ है इसको अनकमेंट करते हैं और बजाय इसके कि हम सिर्फ लाइक इंटीजर 1/2 करें, और अगर मैं इस पे हवर भी करूं तो आप मतलब वो कंपाइलर एडिटर भी हमें बता रहा है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसको हमें बस 0.0 लगा देना है इसके आगे। अब ये डबल की वैल्यू बन गई है, मतलब अब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है। और मैं मतलब इस पे हवर करूं तो मुझे इसका रिजल्ट भी बता रहा है इस मैथ इक्वेशन का कि वो 0.5 रिजल्ट करेगा। ये हमारा एडिटर जो है। अब मैं इसको अगर रन करूं तो अब आप देखते हो कि वो मुझे एक प्रॉपर मतलब आंसर दे रहा है। इस चीज़ को एक दफ़ा कैलकुलेटर में सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास आंसर सही दे भी रहा है कि नहीं। 234.52 मल्टीप्लाई बाय 234.52 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 632,495.75। तो हमें राउंड करके मतलब यहाँ पे आंसर सही दे रहा है। ठीक हो गया। अब ये हमारा सॉल्व हो गया इक्वेशंस हमारी जो आज की वीडियो के लिए मैंने रखी थी। और इसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा टेस्ट रखा हुआ है आपके लिए इस वीडियो में। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मतलब इन इक्वेशन को खुद सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास प्रैक्टिस में है टेंशन का फॉर्मूला। तो ये टेंशन का फॉर्मूला है, आपने इसको सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हमारे पास है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैलकुलेटर कि आपने मतलब आपने यूज़र से इनपुट लेनी है कि वो टेम्परेचर सेल्सियस में एंटर करेगा और फिर आपका जो प्रोग्राम है ना उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। तो फ़ारेनहाइट का हमारे पास फॉर्मूला ये है
एफ इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई सी। इसमें थोड़ी सी मतलब ब्रैकेट्स वगैरह भी दी हुई हैं, तो आपको इससे भी मतलब थोड़ी आसानी होगी। और अगर आपको ये मतलब फॉर्मूला याद ना हो तो इसे गूगल कर लेना। और उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ है वर्क फार्मूला। तो वर्क फार्मूला के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास एक कॉस थीटा की वैल्यू भी आती है। ये हमने अभी तक यहाँ पे नहीं पढ़ी भी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको गूगल करनी पड़ेगी खुद के। कॉस कॉस हम कैसे मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों फार्मूलाज के लिए आपको यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, स्कैन एफ के ज़रिए यूज़र से इनपुट लेनी है। मतलब पहले प्रिंट एफ करवा के कि इस वेरिएबल की वैल्यू एंटर करो, और फिर उन जो यूज़र वैल्यूज़ एंटर करेगा उससे आपने एक ये फार्मूला मतलब एग्जीक्यूट करवाना है उन वैल्यू से। तो इसमें आप थीटा की वैल्यू लोगे, डी की वैल्यू लोगे, एफ की वैल्यू लोगे। तो ये आपके प्रैक्टिस के टेस्ट है। इसके बाद मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि इन इक्वेशंस को मतलब कैसे सॉल्व करना है। अगर आपसे ये ना हो रहा हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पूरी कोशिश करो कि इन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। और अगर बिल्कुल मतलब आखिरी मरहले पे पहुंच गए ना, आपके मतलब दिमाग गर्म हो गया, आपके सर से धुएं आ रहे हो और आपसे ये सॉल्व ना हो रहा हो, तो फिर आप अगली वीडियो देख लेना जो इसका सोल्यूशन होगी। वरना उसके बाद वाली वीडियो में हम इससे आगे स्टडी करेंगे।